कॉलेज प्रशासन के इस फैसले से ये साफ पता चलता है कि उन्हें छात्रों की कितनी परवाह है। इसलिए यह भूख हड़ताल जो पिछले 4 दिनों से चल रही है, अब वो अनिश्चित काल तक चलेगी। जा खड़ा हर लड़का, हर लड़की, खाना तो क्या पानी की एक बूंद तक। पेप्सी थी यार, पी गया। मोगा के सहकारी बैंक के 9 जून के चुनावों के लिए आज नामजदगी फॉर्म भरे जा रहे थे और 11 उम्मीदवारों ने उम्मीदवारी के फॉर्म भरे, जिनमें जैन ग्रुप के 6 लोगों के फॉर्मों को कुछ कमियों के कारण रद्द कर दिया गया, जिसको लेकर जैन ग्रुप के लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया और आरोप लगाए कि ये आरोप दूसरी पार्टी के साथ मिला हुआ है, जबकि दोनों तरफ से अकाली दल के ही उम्मीदवार थे। वहीं जोन 3 के उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि मुझसे ये आरोप 2 लाख रुपए की मांग कर रहा है, इसलिए मेरे फॉर्म रद्द कर दिए गए। दूसरी ओर जेतू उम्मीदवारों ने पंजाब के सीएम और डिप्टी सीएम का धन्यवाद किया और नारे लगाए। जोन बने सी जिहदे विचों 8 जोन जिहड़े आ उहदे जिहड़े नामजदगी पत्र आए एक दिन ही किन्ने उम्मीदवारों ने जिहड़ा हैगा नामजदगी पत्र दाखिल कीते सीगे? 11 उम्मीदवार सीगे जिहदे च जिहड़े 5 दे जिहड़े नॉमिनेशन जिहड़ा अपना नॉमिनेशन दे नाल जिहड़ा डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं लाण करके वो रद्द कीते 5 दे हुण असीं ਜਿਹੜੇ 6 ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਲੱਖ ਮੰਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਮੰਗਿਆ? ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ? ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਮੁਕੰਮਲ ਆ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਪੇਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੂਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਉਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ, ਮੇਰਾ ਫਾਈਲ ਕੱਢਤਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਮੁਕੰਮਲ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਤਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਨਾ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਹਲਕੇ ਦਾ। हाथरस सादाबाद के सपा विधायक देवेंद्र अग्रवाल पुलिस के खिलाफ बैठेंगे धरने पर। उत्तर प्रदेश में सपा सरकार भले ही अपने दम पर दोबारा सरकार बनाने का दावा कर रही हो, लेकिन सरकार के विधायक ही सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और खुलेआम न्यायालय के आदेश की धज्जियां उड़ाने पर लगे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी अपनी गोटियां बिछाने में जुटे हुए हैं। जहाँ एक और सपा सरकार 2017 का चुनाव अपने विकास और सुशासन के दम पर लड़ने की बात कर रही हो, लेकिन हाथरस की सादाबाद विधानसभा के विधायक देवेंद्र अग्रवाल सपा की ही किरकिरी करने पर तुले हैं। आपको बता दें कि आखिर विधायक जी इतने बौखलाए हुए क्यों हैं और वो आखिर चाहते क्या है। विधायक जी के एक रिश्तेदार का झगड़ा पूर्व ब्लॉक प्रमुख से शादी समारोह के दौरान हो गया था। तभी से विधायक और ब्लॉक प्रमुख की आपस में ठन गई, जिसका मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। कुछ दिन पहले पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख के ठिकानों पर दबिश भी दी थी, लेकिन आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख पुलिस के हाथ नहीं लगा, जिससे गुस्साए विधायक ने पुलिस को 12 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है। अगर पुलिस 12 मई तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं करती तो सपा सरकार में ही सपा विधायक धरने पर बैठने की धमकी दे रहे हैं, जबकि न्यायालय के आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख को 15 मई तक न्यायालय में पेश करने का समय दिया गया था। ऐसे में सपा सरकार के विधायक को अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं है और न ही न्यायालय पर। हम तो कह रहे हैं ना, हम मंगल को जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे। आज हम पुलिस को चेतावनी दे रहे हैं कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें कोतवाली हाथरस में विनोद उपाध्याय और उनके समर्थकों के खिलाफ। अगर किसी बात को लेकर अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो मंगलवार को हम जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे, जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें विनोद उपाध्याय के खिलाफ। और जिन लोगों को न्यायालय ने जिनका नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है, जिन्होंने मेरे बच्चे की हत्या करने की कोशिश की, लूटपाट करने की कोशिश की नाबालिग बच्चे पे, जबकि किसी भी राजनेता को ये शोभा नहीं देता था किसी भी राजनेता के बच्चों के साथ उनकी हत्या करने की कोशिश की। ज्ञापन देने के बाद भी अगर नहीं होता फिर नहीं होता तो पुलिस ऑफिस में धरना देंगे बृहस्पतिवार को अपने समर्थकों के साथ।
गोहाना के भेसबाल गांव में भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित सद्भावना कार्यक्रम में पहुंचे इनेलो नेता और विधायक अभय चौटाला ने कांग्रेस व बीजेपी पार्टी पर वार करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की जनता को धोखा देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा आरक्षण के लिए आधे अधूरे कागजात और प्रयास किए, जिस कारण प्रदेश में 5 जातियों को मिलने वाला आरक्षण सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को धोखे में रखने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। उन्होंने मात्र वोट के लिए इन जातियों का शोषण किया है। अभय चौटाला ने नेशनल हेराल्ड मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर मुकदमा दर्ज और प्रदेश सरकार द्वारा इस केस को सीबीआई को सौंपने के बारे में बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार एक आधे मामले में मुकदमा दर्ज करवा पूर्व में हुए घोटाले की जांच से अपना पल्ला झाड़ रही है। उन्होंने कहा कि इनेलो द्वारा कई पन्नों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है, उसे लेकर वो कार्रवाई करें, अन्यथा इनेलो द्वारा आंदोलन किया जाएगा। अभय चौटाला ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस मिले हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी पर वार करते हुए भी कहा कि भाजपा सरकार ने अभी तक अपने चुनावी घोषणा पत्र के अनुरूप एक भी घोषणा पूरी नहीं कर पाई है, जिसके लिए वो प्रदेश में पोल खोल अभियान शुरुआत करेंगे। एक मुकदमा नहीं, ये कोई एक आधा छोटा मोटा मुकदमा दर्ज करके भारतीय जनता पार्टी अपना पीछा छुड़ाने की फिराक में है। ये बीजेपी और कांग्रेस के लोग आपस में मिले हुए हैं। ये मामला भी तब दर्ज हुआ जब मुझे मुख्यमंत्री को सख्त चिट्ठी लिखनी पड़ी। हमने 400 पेज की चार्जशीट दे रखी है। अगर उस चार्जशीट पे जल्द कार्रवाई नहीं करी तो हम उसको आंदोलन का रूप देने का काम करें। सर, सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है कि इस केस को सरकार सीबीआई को सौंप। सरकार पे तो किसी को भरोसा है ही नहीं। हरियाणा में अगर सरकार नाम की कोई चीज़ होती तो फिर हरियाणा प्रदेश के अंदर जाट आंदोलन के आरक्षण के आंदोलन के दौरान ना तो 30 बच्चे मरते और ना इतनी संपत्ति नष्ट होती। सर, जो दिल्ली में अगस्ता हेलीकॉप्टर को लेकर विश्व को लेकर जो मसला ऊंचा हुआ है, कांग्रेस पार्टी लगातार 50 वर्षों से इस देश को लूट रही है और अगर इन लुटेरों को आज कहीं कोई सजा नहीं मिली, आज कहीं इनके चेहरे उजागर नहीं हुए, तो फिर ये मान करके चलो आज जो बड़ी हुई सरकार है उसकी नीयत भी बिल्कुल उसके जैसे। सर, कट्टर सरकार का जो उसके काम का आपके सामने है, केवल घोषणाएं करते हैं। घोषणाओं के सिवाय इस सरकार के पास कोई दूसरा काम नहीं है। किसी माँ का कलेजे का टुकड़ा उससे जुदा हो, उस माँ पर क्या बीत रही होगी, शायद ही अंदाजा लगाया जा सकता है। कटिहार के कोड़ा थाना क्षेत्र में घर से खेलने निकले लड़के के गायब होने का मामला सामने आया है। कोड़ा के खेरिया गांव में इस पीड़ित परिवार को पुलिस से सहायता नहीं मिली। टूटे घर में बिलखती महिला का 14 साल का पुत्र पिछले शनिवार को खेलने निकला था, लेकिन आज तक घर नहीं लौटा है। पुत्र के गायब होने की सूचना पीड़ित पिता ने कोड़ा थाना को दी थी, लेकिन अब तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित परिवार ओझाओं के धाम चक्कर लगा रहे हैं। ओझा ने पीड़ित परिजनों को बताया कि गायब पुत्र को पिछले 30 अप्रैल को 2 लोग दिल्ली ले गए हैं, जिससे अब पूरा परिवार परेशान है। पंचायत चुनाव के दौरान वोट मांगने आने वाले जनप्रतिनिधि ने पीड़ित परिवार के सहयोग में हाथ बढ़ाया है और कोड़ा थाना में आवेदन दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। पुत्र के गायब होने से पूरे परिवार में मातम का माहौल है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई शून्य होने से मामला कहीं बिगड़ न जाए, ऐसी आशंका जताई जा रही है। मेरा लड़का गुम हो गया है। शनिवार के रोज पढ़ के आया, अपना स्कूल का ड्रेस रखा और घर का दूसरा ड्रेस पहना, जीन्स पैंट पहना हुआ था और लाल टी शर्ट पहना हुआ था। पहनने के बाद निकला, यहाँ से घर से निकला, जाके बच्चा सबके साथ खेल धूप कर रहा था। तो शाम को हम मछली बेच के आए, तब हम सबको देख रहे हैं लेकिन उसको नज़र में नहीं आ रहा है। तब हम पूछे कि मुस्फी कहाँ है, तो कोई बता रहा है कि हम तो 3 बजे देखे, कोई बता रहा है कि 4 बजे देखे। तब हम पूरे गांव में खोजने लगे, खोज के नहीं मिला। फिर जितने रिश्तेदार था, रिश्तेदार लोग में सब फ़ोन टोन किए, उसके बाद अपने से भी तलाश किए। 2 रोज के बाद, 1 रोज के बाद बताया कोई लड़का जो हमारे साथ कटिहार गया था, स्टेशन में उतरा था। तो फिर हम कटिहार गए, सारा होटल को खोजे, मार्केट खोजे, कहीं कोई पता नहीं मिल रहा है। क्या लगता है आपको जी? कहाँ गया, क्या लगता है? तो फिर हम धाम के पास गए तो धाम बता रहा है कि जो 2 आदमी उसको उठा के ले गया दिल्ली पर है, दिल्ली में उसको कैद करके रखा है। क्या के ले गया? अब वो पता तो नहीं है मुझे।
के आया है घर में आकर के स्कूल का ड्रेस खोल दिया है, फिर दूसरे ड्रेस पहन लिया है, जीन्स पैंट लाल टी शर्ट आँखा वाला टी शर्ट है। तब घर से निकाल गया, हम सो रहे हैं घर में, हम नींद जाग गए हैं, आप गसल टसल करके हम नमाज पढ़े हैं। तब खोजते हैं कि हमारा लड़का कहाँ है, बोला कि घर रोड के बगल में जुलापी तोड़ रहा है। वहाँ देखे हैं तो बच्चा को नहीं मिला है। कहाँ गया था अब हमारा मालूम नहीं है। तब पीछे सुने हैं एक रोज के बाद में जब कटिहार गया है किसी को साथ का गया है, साथ में गया है। तो हम वहाँ सुन करके घर में रो रहे हैं। तब दोगने आया सब गांव वाला जो क्या हुआ तब मुश्किल कहाँ हमारा हरा गया है। तब धाम गए हैं तो बोलता है कि जो कटिहार से वो बच्चा को 2 आदमी बाहर का ले करके बाहर चल गया है। तब वहाँ से हम आकर के घर में रो। उत्तर प्रदेश में हमेशा से सुर्खियों में रहने वाला विद्युत विभाग, शायद इस विभाग ने सुर्खियों में रहने की कसम खा ली है। विद्युत विभाग की मनमानी का एक ऐसा मामला जनपद जौनपुर का है जो प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री शैलेंद्र यादव ललई का गृह स्थान है। जनपद जौनपुर के शाहगंज क्षेत्र के रसूलपुर सबरहद गाँव में जहाँ कुछ घरों में न ही मीटर है और न ही कनेक्शन है, जबकि गाँव में खंबे खड़े हैं और तार खींचने की प्रक्रिया जारी है, और गाँव के कुछ घरों में बिना बिजली इस्तेमाल किए उपभोक्ताओं को विभाग द्वारा बिजली का बिल थमा दिया गया। इस बात को लेकर गाँव के घरों में बिजली विभाग का खौफ बना हुआ है कि कहीं उनके घरों में विभाग द्वारा बिल न आ जाए। जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर शाहगंज क्षेत्र के रसूलपुर सबरहद गांव निवासी कलावती जो गरीबी से जूझते हुए दूसरों के घरों में चौका बर्तन कर अपने परिवार का पेट भर रही है, जिसके घर में ना ही बिजली कनेक्शन है और ना ही मीटर है। बिना बिजली इस्तेमाल किए विभाग द्वारा लगभग 3000 का बिल इस गरीब के नाम आ गया है। विद्युत विभाग की मनमानी से परेशान रसूलपुर सरहद गांव निवासी अनारा देवी का भी यही हाल है। उनका कहना है कि ना ही उनके घर में कनेक्शन है और ना ही मीटर है। बिजली के पोल भी अभी ठीक से खड़े नहीं हुए। गांव में विद्युत आपूर्ति है, बिजली इस्तेमाल बिना किए लगभग 3000 का बिल आया है। हमारे लोग के कनेक्शन नहीं आवा, साल भर हो गया, बिजली बिल आ गए 3000, कुछ ना भा। घर में मीटर लगा? मीटर कुछ ना लागवा। और बिल 3000 बिल? हाँ, बिल 3000 आ गए। गांव में कनेक्शन है बिजली का? नहीं, गांव में ना आया कनेक्शन, केहू के ना आया। तभी बिल आ गया? तार लगावा खाली। कहाँ नाम है तो? अनारा। कहाँ के रहे वाली हो? यहाँ से आई गए सबरहद। गाँव का नाम है आपको? सबरहद, रसूलपुर सबरहद। साल भर से खम्मा गड़ल बा और जौन तार लगाए गई ने का पहली तारीख से लाइन ना आई ले कनेक्शन न बा घरे में न कुछ बा और बिल आई गई। कितना बिल आया? 3000। क्या नाम है आपके? हमार नाम कदमा देवी है। कहाँ के रहे वाले? का घर? गाँव की जगह? रसूलपुर सबरहद। ठीक। आपने इसकी जानकारी जो है अधिकारियों को दी है? नहीं। हाँ। क्या कोई कार्रवाई हुई? नहीं, कुछ ना, कौनो सुनाई नहीं। ठीक है। जैश मोहम्मद से जुड़े आतंकी शाकिर अंसारी के मंसूबे बेहद ही खतरनाक थे। आईबी व गुप्तचर विभाग का दावा है कि शाकिर आत्मघाती आतंकवादी बन चुका था, जो 29 अप्रैल को देवबंद मेले में पहुंचे थाना भवन के भाजपा विधायक सुरेश राणा को मारकर मुजफ्फरनगर दंगे का बदला लेना चाहता था। हालांकि वायु श्रेणी की सुरक्षा के चलते शाकिर को बेरंग लौटना पड़ा। सूत्रों का दावा है कि 2 साल पहले जो अब्दुल सुभान दिल्ली स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ा था, वो शाकिर के स्लीपिंग सेल का हिस्सा था। सुभान दंगा पीड़ितों के बीच जाकर उनका ब्रेन वॉश करने में जुटा था। उसकी गिरफ्तारी के बाद शाकिर अंसारी खुद सक्रिय हो गए। बाकायदा इसके लिए जैश मोहम्मद प्रमुख मौलाना मसूद अजहर के बेटे तान्हा से भी बातचीत हुई थी। व्हाट्सएप की चैट में तान्हा के कहने पर शाकिर आत्मघाती हमले के लिए तैयार भी हुआ था। हमले में भाजपा विधायक को मारने की प्लानिंग थी। आईबी व गुप्तचर विभाग के सूत्रों की माने तो शाकिर 2 बार मुजफ्फरनगर भी गया था, मगर इसी बीच विधायक राणा को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली तो उनके पास तक जाना मुमकिन नहीं हो सका। सूत्रों के अनुसार 29 अप्रैल को देवबंद मेले के दौरान एक कार्यक्रम में भाजपा विधायक सुरेश राणा पहुंचे थे, जहां एक बार फिर शाकिर अंसारी ने उन्हें धमाके में उड़ाने का प्लान तैयार किया था। बाकायदा फेरी लगाने का नाटक करता हुआ शाकिर बम जैकेट पहनकर मेले में पहुंचा भी था, मगर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होने के चलते शाकिर भाजपा विधायक तक नहीं पहुंच सका। वहीं मनोज मिश्र सहारनपुर जैश मोहम्मद से जुड़े आतंकी शाकिर अंसारी के मंसूबे बेहद ही खतरनाक थे।
मुजफ्फरनगर दंगे के बाद लगातार पिछले 2 वर्षों से विभिन्न आतंकी संगठनों के द्वारा समय समय पर जान से मारने की धमकियां मिलती रही हैं, जिसकी सूचना हमारे द्वारा स्थानीय प्रशासन को, उत्तर प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराई गई है। कई बार प्रदेश सरकार के आला अफसरों के द्वारा भी हमें इस बात का संज्ञान दिलाया गया है कि आपकी सुरक्षा को खतरा है। अभी 29 तारीख को मैं देवबंद में कवि सम्मेलन में गया था और जैसे जानकारी मिली है कि वहाँ कोई फिराइन हमले की तैयारी थी, तो उसकी जांच स्थानीय प्रशासन और हमारी गुप्तचर एजेंसियां कर रही हैं। गंभीर मामला है। कुछ लोग देश की फिजा खराब करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैदी के साथ काम कर रही हैं और शीघ्र ही इस घटना का खुलासा होना चाहिए। सिरसा जिला जेल में डीएसपी हेडक्वार्टर विजय कक्कड़ के नेतृत्व में सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान जेल के बैरक नंबर 13 में बने बाथरूम के रोशनदान में पुलिस कर्मियों को एक काले रंग का नोकिया मोबाइल मिला, जिसमें सिम नहीं था। डीएसपी ने मोबाइल कब्जे में लेकर जेल प्रशासन की शिकायत पर हुड्डा चौकी में केस दर्ज करवाकर जाँच करने के आदेश दिए हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जेल प्रशासन की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है और इस मामले की जाँच की जा रही है। आखिरकार ये मोबाइल किसका है और कल जेल में आया कैसे? कल स्थानीय पुलिस व जेल गार्ड ने जेल की चेकिंग की। चेकिंग के दौरान बैरक नंबर 13B के बाथरूमों के ऊपर रोशनदान होते हैं जो, उसमें एक मोबाइल पाया है। मोबाइल के अंदर सिम नहीं है और ना ही IM नंबर है, और बरामद करके ना बता नाम वाला आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और आगामी तफ्तीश शुरू की। दरखास्तबाजी लगाई थी डिप्टी साहब के स्टाफ की तरफ से। औसतन बड़े लोगों को साल में 2 से 3 बार सर्दी जुकाम होता है, जबकि बच्चों को 8 से 12 बार। सर्दी जुकाम से सुरक्षा के लिए अपनाएं हमदर्द जोशीना। दूसरे ब्रांड्स के विपरीत इसका हर्बल मिश्रण सर्दी खांसी से दे आराम बिना सुस्ती लाए। ठंड या बारिश में सर्दी खांसी के शुरुआती लक्षणों पर अपने बच्चे को जोशीना पिलाएं, जो उसे रखे सर्दी खांसी से एक कदम आगे। तो अपने परिवार को दें जोशीना की सुरक्षा। ये था मेडिफेक्ट्स हमदर्द जोशीना के लिए। मऊ जनपद के थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत भैरवा गांव में शराब पीने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। वहीं ग्रामीणों की सहायता से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं इस मामले में पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस मामले में चिकित्सक का कहना है कि आपसी विवाद होने पर 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज चल रहा है। ये कौन है आपके? छेदीराम और संदीप चौहान का। विजय चौहान, हरेंद्र मामले आए थे, जो आपस में झगड़ा कर दिए थे, उनका मुआयना करने गया, उनका मुआयना करके भेज दिया गया है। हाँ सर। कितनी चोटें लगी उनको? दोनों लोगों को 2-3 चोटें आई थी। रामपुर में समाजवादी पार्टी के 4 साल पूरे होने पर एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। सपा कार्यालय से इस रैली का आगाज हुआ और ये रैली रामपुर में अलग अलग मार्गों से होती हुई निकाली गई। इस रैली में हजारों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया और कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान भी इस रैली में शामिल हुए और लोगों को बधाई दी। इस तपती धूप में सपा कार्यकर्ताओं के साथ आजम खान ने भी साइकिल चलाई और रैली अलग अलग मार्गों से होती हुई वापस सपा के कार्यालय पर आकर समाप्त हुई। इस मौके पर आजम खान ने बताया कि ये रैली नहीं, ये लोगों को एहसास दिलाना है कि समाजवादी पार्टी ने जो किया है सब लोगों के लिए ही किया है और मैनिफेस्टो में जो कुछ भी कहा गया है वो 100% पूरा किया गया है। मैनिफेस्टो में 25 योजनाओं का वायदा किया गया था, जिन सभी योजनाओं को उत्तर प्रदेश की सपा सरकार ने पूरा किया है और इन सब योजनाओं में सबसे अहम योजना है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में लगभग 300 किलोमीटर की 6 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे की लागत 15,000 करोड़ रुपए आएगी। ये परियोजना देश की सबसे लंबी ग्रीनफील्ड परियोजना है। इस सड़क के निर्माण के बाद आगरा लखनऊ के बीच की दूरी 7 घंटे की बजाय मात्र 3.5 घंटे में पूरी की जा सकती और
और साथ ही उन्होंने कहा कि कोई किसी की साजिश का शिकार न हो और अपनी सरकार वापस लाए ताकि और ज्यादा विकास के काम हो सके। और आजम खान ने बिना नाम लिए कहा कि कुछ लोग फैसिस्टों के हाथ में मुल्क देना चाहते हैं और जैसे सत्यानाश केंद्र का हुआ है, हम उत्तर प्रदेश को उसे बचाना चाहते हैं। ये रैली नहीं है, ये लोगों को ये एहसास दिलाना है कि समाजवादी पार्टी ने जो किया है सब उनके लिए किया है और हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे प्रमुख योजनाओं का जिक्र इस लीफलेट के अंदर है, यही नहीं है। मैनिफेस्टो में जो कुछ कहा गया वो 100% पूरा कर दिखाया है। अब किसी की शरारत और साजिश का शिकार न हो, अपनी सरकार वापस लाएं ताकि और ज़्यादा विकास के काम किए जा सकें। और जो लोग राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि फला दल की सरकार आ रही है और अपने आप को मुकाबले का नहीं मान रहे हैं, उन लोगों की शरारत को समझें। वो फाशिस्टों के हाथ में मुल्क देना चाहते हैं। जैसे सत्यानाश केंद्र का हुआ है, पूरा देश का जो हाल हुआ है, हम उत्तर प्रदेश को उससे बचाना चाहते हैं। पंजाब के भटिंडा में पुलिस ने 1,05,000 जाली $US करेंसी के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस करेंसी की भारतीय कीमत 70,35,000 रुपए है। भटिंडा पुलिस SSP ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर इस गोरख धंधे का पर्दाफाश किया गया है। यह लोग जाली डॉलर को वेस्टर्न यूनियन पर चलाते थे। इससे पहले ये लोग कई जगह ये डॉलर चला चुके हैं। भटिंडा पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में एक भटिंडा का रहने वाला है, जबकि दूसरा साथी दिल्ली का रहने वाला है, जो जर्मनी का नागरिक भी है, और इसका तीसरा साथी नाइजीरिया रहने वाला है, जो अभी दिल्ली में रहता है। पुलिस ने सूचना के आधार पर इन पर छापेमारी की और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को रिमांड पर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं SSP ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के कुछ साथी विदेशी भी हैं, जिनके जरिए कोरियर के रास्ते ये लोग पहले जाली विदेशी करेंसी भारत में मंगवाते थे। अब ये लोग दिल्ली में जाली करेंसी छापते थे। पुलिस को इन तीनों आरोपियों से अलग अलग जगह के 1 लाख जाली $US मिले हैं। गिरफ्तार किए हैं जी। एक अमृतपाल है जुझार नगर बठिंडा का रहने वाला, एक फयाज अहमद है ओरिजिनली श्रीनगर का है लेकिन ये जर्मन सिटीजन है, एक क्रिश्चियन है नाइजीरियन जिहड़ा दिल्ली रहता है। इन्हां वालों कोई 1,05,000 की जाली करेंसी $100 100 $100 ये बरामद हुई जी। तो पिछले 3-4 महीना तो ये एक्टिव सीगे। इन्होंने पहला भी जाली करेंसी जी हैगी वो बंगे चलाई है, फिर पत्ते चलाई है, तो हम गिरफ्तार कर लिया। नैटवर्क पहला तो कोई कुरियर आंदा सीगा, इन्हों नाइजीरिया तो कुरियर आंदा सीगा। हुण ये खुद छापते हैं जिहड़े क्रिश्चियन एंड नाइजीरियन सिटीजन जिहड़ा हैगा दिल्ली च रहिंदा 2010 तो। इहदे नाल होर भी हैगे, कुछ कोंगो दे है, कुछ कैमरून दे हैगे। ये छापते भी सीगे ते आगे बेचते भी सीगे। ते फयाज अहमद नाल इन्हां दी मुलाकात हुई फेसबुक राही, दोस्ती हुई 3 साल पहला। ते नवंबर-दिसंबर पहला इन्होंने एक $100 का नोट चला के देखा, वो चल गया इन्हों का वेस्टर्न यूनियन च, इन्हों इंडियन रुपीज़ मिल गए। उस तो बाद फिर इन्होंने 1000 का किया, तो हुण एक काफ़ी वड्डी कंसाइनमेंट लेके आए थे। तो धीरे धीरे करके पेनेट्रेट करना चाहते थे दिल्ली तो बाहर, कि पेनेट्रेशन हो जाए तो इन्हों का बिजनेस अच्छा चल पाए। फयाज ते अमृतपाल का तो यही सीगा। क्रिश्चियन जिहड़ा हैगा उहदे होर भी हैगे, उहदी इन्वेस्टिगेशन जारी। हाँ जी उन्होंने भी कर कुरियर तो स्टार्टिंग च आंदा सीगा जिहड़ा इन्हें सानू दस्सिया। हुण ये छापते उधर ही हैं, दिल्ली छापते हैं। इन्हां दे कोल स्पैशलाइज्ड प्रिंटिंग मशीन सीगी। तो पहले दिल्ली चला के देखते सीगे, उधर उत्थे थोड़ी सख्ती ज़्यादा सीगी। तो इत्थे वेस्टर्न यूनियन की या करंसी की जिहड़ी रिक्वायरमेंट है फॉरेन करंसी वो ज़्यादा है। तो पंजाब का इन्होंने लोकल बंदा ट्रेस किया, उन्होंने लुभाया, तो हुण बिजनेस कर रहे थे।
हरियाणा और पंजाब में हेपेटाइटिस सी के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खतरनाक बीमारी और निजी अस्पतालों में महंगे इलाज के कारण मरीज पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन अब हरियाणा और पंजाब में तेजी से फैल रही क्रोनिक हेपेटाइटिस सी की महामारी को नियंत्रण करने के लिए एक नई सशक्त उम्मीद की किरण पैदा हुई है। हरियाणा सरकार का जीवन रेखा प्रोजेक्ट इस बीमारी को मात देने में काम कर रहा है। इन दवाओं की थेरेपी को केवल 12 सप्ताह तक देना होता है और रोहतक पीजीआई में सरकार की तरफ से ये थेरेपी केवल 26,500 रुपए में उपलब्ध करवाई जा रही है, जो विश्व में सबसे सस्ती है। हरियाणा सरकार के प्रयासों से अगले माह तक ये इलाज और भी सस्ता हो जाएगा। इस थेरेपी की सफलता की दर 99% है। ये बात हरियाणा सरकार के जीवन रेखा प्रोजेक्ट के प्रमुख नोडल अधिकारी और रोहतक पीजीआईएमएस में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा ने कही। जो हरियाणा सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है हेपेटाइटिस सी के खिलाफ, तो उसके बारे में जागृति फैलाने के लिए यहाँ पे आज आने का उद्देश्य था। और मीडिया से बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती जो जागृति फैला पाए, क्योंकि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर जगह काम करता है। तो थोड़ा सा मैं जीवन रेखा के बारे में बताना चाहूँगा। 2013 में ये स्कीम शुरू करी गई थी हरियाणा सरकार के थ्रू, क्योंकि रतिया में काफ़ी सारे मरीज़ मिले थे हमें हेपेटाइटिस सी के। उसी वजह से स्कीम को शुरू किया गया था, जिसके तहत हम लोग एससी और बीपीएल परिवारों को फ्री में इलाज शुरू किया गया 3 जिलों के अंदर, जिसमें जींद, कैथल और फतेहाबाद था। मऊ जिले के संजीवनी कॉलोनी में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अयोध्या से बाबा चितमन्या दास उपस्थित रहे। इस दौरान बाबा चितमन्या दास को विश्व हिंदू परिषद द्वारा शॉल देकर सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम धर्म रक्षा निधि का होता है, जो विश्व हिंदू परिषद साल में एक बार मनाता है। इसमें हिंदू धर्म के लोगों को कैसे अपने धर्म की रक्षा करनी है, इसके बारे में बताया जाता है। वहीं विश्व हिंदू परिषद की सदस्य ने बताया कि ये धर्म रक्षा निधि का कार्यक्रम मनाते हैं, जो साल में एक बार होता है। विश्व में 135 कंट्री में विश्व हिंदू परिषद द्वारा ये कार्यक्रम मनाया जाता है। साथ ही कहा कि कोई भी हिंदू अपने आप को अकेला ना समझे, इसके लिए हिंदू हेल्पलाइन, इंडिया हेल्पलाइन बनाया गया है। विश्व के कल्याण के लिए हम सभी को हिंदू मानते हैं और जो हिंदुस्तान में रहता है वो भी हिंदू है। साल में एक बार धर्म रक्षा निधि का कार्यक्रम होता है विश्व हिंदू परिषद का। आज वही कार्यक्रम था। ये हमारे विश्व में 135 कंट्रीज में काम है विश्व हिंदू परिषद का। और ये कार्य ऐसा है कि कोई हिंदू अपने आप को कभी अकेला ना महसूस करे, और उसी के लिए ये सारे फंड्स की संचलन होती है। हिंदू हेल्पलाइन, इंडिया हेल्पलाइन, ऐसी सब चीज़ों का जो काम होता है, उनके लिए ये धर्म रक्षा निधि। हम लोग अगर विश्व के कल्याण की बात करते हैं तो हम सबको ही, हर इंसान को हम हिंदू मानते हैं। हमारे लिए हिंदू एक सेक्ट या धर्म नहीं है, वो एक इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ अ वे ऑफ लिविंग लाइफ। हिंदुइज़्म जो है वो हमारी एक तरह से रूल बुक है कि हमें ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए। हम उसको एक मंदिर तक सीमित नहीं रखते। सिरसा के भगवान परशुराम चौक पर भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में इनेलो विधायक मलखान सिंह सिंघला व हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होशियारी लाल शर्मा व कांग्रेसी नेता नवीन केडिया ने और शहर के सैकड़ों लोगों ने भगवान परशुराम को माल्यार्पण किया। वहीं इस मौके पर भगवान परशुराम जी की आरती की गई। इस मौके पर होशियारी लाल शर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मानवता व समाज की सेवा के लिए हमें संत महात्माओं, गुरुओं, पीर फकीरों व विद्वानों के मार्गदर्शन से सीख लेनी चाहिए। होशियारी लाल शर्मा व नवीन केडिया ने कहा कि भगवान परशुराम के दिखाए मार्ग पर चलकर हमें मानवता व समाज की सेवा करनी चाहिए। वहीं भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर समस्त भारतवासियों को बधाई देते हुए होशियारी लाल शर्मा ने कहा कि मानवता व समाज की सेवा के लिए हमें संत महात्माओं, गुरुओं, पीर फकीरों व विद्वानों के मार्गदर्शन से सीख लेनी चाहिए। आज हम भगवान परशुराम जी की जयंती पे सरसा के अंदर बहुत ही हर्षोल्लास है। हमने गीता भवन से जो है एक रथ यात्रा प्रभात फेरी निकाली, भजन बोलते हुए और जो गुणगान करते हुए परशुराम भगवान की जय के नारे लगाते हुए, और जो यहाँ अपने सदर बाजार और
सिटी थाना रोड, सुखपुरिया चौक, उसके बाद जो है घंटाघर चौक होते हुए चांदनी चौक और भादरा बाजार होते हुए लक्कड़ मंडी और बेबी रोड से होते हुए आज यहाँ इकट्ठे होकर सभी भाइयों ने माल्यार्पण किया है। और भगवान परशुराम ने जो हमें रास्ता दिखाया है, हम सभी जाति मिलकर जो है उस रास्ते पे चल रही है और सब लोगों का उद्धार हो रहा है। भगवान परशुराम ने सबका उद्धार किया, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। भगवान परशुराम जी की जयंती की प्रदेशवासियों को और सरसा वासियों को जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही भगवान परशुराम जी के बारे में ये अशक्त आदमी, जो अशक्त लोग थे, उनके रक्षक थे, जो निरकुश राजा थे, उनका इन्होंने 17 बार वध किया। भगवान परशुराम जी ने हमेशा आम आदमी को ऊपर उठाने का, एक दबे कुचले इंसान को ऊपर उठाने का काम किया, समाज में भाईचारे की भावना पैदा करने का काम किया। भगवान परशुराम जी ने शिक्षा और दीक्षा का प्रसार किया। भगवान परशुराम जी ने ब्राह्मण समाज से होते हुए क्षत्रियों को शिक्षा दी और विद्वानों को महाविद्वान कहलाए। मैं आज भगवान परशुराम जी की जयंती पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कहाँ चली गई? फ्रिज में देखा, यहाँ भी नहीं है। छत पे वहाँ होगी। मिली क्या? जरूर इसी ने खोई होगी। आपको नहीं मिलता क्या? जाके ढूंढना होगा। ये हमारी बात है, खोई थी अब मिल गई। बात? अरे मैं तो कितनी सारी बातें करती हूँ। कुरकुरे अब कई नए अंदाज में तो मिली ना कुरकुरे के साथ फैमिली फ्री।